नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए फ्रेंड्स, हम पढ़े मौर्य काल और मौर्य काल में हमने देखा था कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। उसके बाद बिंदुसार की बात कर ली थी और सम्राट अशोक की बात हम कर रहे थे। और हम जानते हैं कि 232 ईसा पूर्व तक का समय किसका समय था? सम्राट अशोक का था। तो अशोक के सबसे फेमस जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में, वो किस चीज़ के क्वेश्चन आते हैं? सम्राट अशोक के अभिलेखों में से आते हैं। तो अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? हम बात करते हैं सम्राट अशोक के अभिलेखों की। तो देखिए फ्रेंड्स, सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं उन्हें हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये 3 भाग कौन कौन से हैं, बात करते हैं अपन। एक है शिलालेख, एक है स्तंभ लेख और एक है गुहालेख। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इन शब्दों के अर्थ को समझते हैं कि शिलालेख किसको कहते हैं, स्तंभ लेख किसको कहते हैं और आपका गुहालेख किसको कहते हैं। देखिए, ये 2 चीजों से मिलकर बनता है शिला। शिला का शाब्दिक अर्थ होता है पत्थर। तो सामान्य पत्थर या चट्टान पर लिखा गया जो लेख है वो शिलालेख कहलाता है फ्रेंड्स। ठीक है। स्तंभ आप जानते ही हैं, स्तंभ पर लिखे गए लेख क्या कहलाते हैं? स्तंभ लेख कहलाते हैं। और गुहा शब्द है, गुफा से बना है, तो गुफाओं के अंदर जो लेख लिखे गए हैं वो गुहालेख कहलाते हैं। वैसे तीनों के तीनों ही प्रकार के लेख शिलालेख हैं, क्योंकि तीनों ही प्रकार के लेखों में आपके पत्थरों पर ही लिखे गए लेख मिलते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले शिलालेखों की। तो शिलालेखों को और प्रत्येक चीज के लेखों को अशोक के 2 भागों में बांटा जाता है फ्रेंड्स। एक है वृहत शिलालेख और एक है लघु शिलालेख। तो फ्रेंड्स, इनकी संख्या पूछ ली जाती है कि वृहत शिलालेखों की संख्या कितनी है, ठीक है, और लघु शिलालेखों की कितनी है। तो वृहत शिलालेखों की संख्या है फ्रेंड्स 14 और लघु शिलालेखों की कोई निश्चित संख्या नहीं है। चलिए, उसके बाद हम स्तंभ लेख देखते हैं। स्तंभ लेखों को भी इसी प्रकार से 2 भागों में बांट देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, एक आपके वृहत स्तंभ लेख हैं और दूसरे हैं लघु। तो वृहत स्तंभ लेखों की संख्या बताई गई है फ्रेंड्स, कितनी बताई गई है? 7। और लघु स्तंभ लेखों की संख्या निश्चित नहीं है, यानी कि अनिश्चित है। ठीक है। गुहा लेखों में इस प्रकार की किसी संख्या के बारे में नहीं बताया गया है। कहां कहां मिले हैं वो हम एक एक करके बात करेंगे मुख्य। ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 बात करते हैं इनके शिलालेखों की दोस्तों। तो देखिए, तो एक एक करके अगर हम बात करें तो समझिए सबसे पहले किस किस प्रकार के शिलालेख हैं दोस्तों। तो एक एक करके सबसे पहले पहला जो शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की है। जो 14 शिलालेख हैं उनकी बात कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि 14 का मतलब क्या है। 14 का मतलब ये कतई नहीं है फ्रेंड्स कि ये 14 स्थानों से मिले हैं। 14 का मतलब ये है कि एक ही पत्थर पर 14 जो है राज आज्ञाएं या नियम या विषय वस्तु दी गई है दोस्तों। नहीं समझ में आई बात? बताता हूं। जैसे एक ये पत्थर है, इस पर 14 चीजें लिख दी हैं। ठीक है, 14 पॉइंट्स बनाकर लिख दिए गए और ऐसे अनेक पत्थर अलग अलग स्थानों पर लगा दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो 14 शिलालेख का मतलब ये कतई मत समझना आप कि ये 14 स्थानों से मिले हैं। 14 शिलालेखों का मतलब है दोस्तों कि एक ही पत्थर पर 14 नियम कायदे और जो भी राजाज्ञाएं थी वो सारी लिखी गई हैं दोस्तों। ठीक है, और फिर ऐसे अनेक पत्थरों को अलग अलग जगह लगवा दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से स्तंभ लेख हैं वो 7 मिले हैं मुख्य, लेकिन वो 6 स्थानों से ही मिले हैं दोस्तों। 7 का मतलब है कि एक ही पत्थर पर 7 प्रकार के नियम लिखा दिए, तो वो 7 स्तंभ लेख हो गए हैं दोस्तों, और वो अलग अलग स्थानों से मिले हैं। तो अब हम 14 शिलालेखों में से प्रत्येक की विषय वस्तु की बात कर रहे हैं कि पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, मुख्य मुख्य बातों की हम चर्चा कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो बात करते हैं सबसे पहले शिलालेख की। तो पहले शिलालेखों में अशोक ने कहा है कि पशु बलि की निंदा, अर्थात वो कहता है कि जिस प्रकार से प्राचीन काल में पशु बलि दी जाती थी, तो पशु बलि की निंदा की है। ये पहला शिलालेख है अशोक का जिस पर पशु बलि की निंदा की गई है। साथ ही साथ इसमें एक और चीज कही गई है। सम्राट अशोक कहते हैं कि सभी मनुष्य मेरी संतान है। सभी मनुष्य का मतलब है मेरी प्रजा मेरी संतान है। मेरी से तात्पर्य यहां अशोक से है। तो अशोक ने अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान बताया है फ्रेंड्स। तो ये अशोक का पहला शिलालेख है जिसके अंदर इस प्रकार की बातें लिखी गई हैं। फिर दूसरा कहता है
क्या कहता है कि पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा और लोक कल्याण के कार्य करना चाहिए। क्या कह रहा है कि पशुओं की चिकित्सा करो, मानव की चिकित्सा करो, और इसके अलावा क्या करो, लोक कल्याण के कार्य करने चाहिए। यानी ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे जनता प्रसन्न रहे, जनता की समस्याएं दूर रहे, ठीक है, जनता की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति रहे फ्रेंड्स। तो ये कह रहा है, कौन सा कह रहा है, दूसरा। फिर हम बात करते हैं कि तीसरे शिलालेख में क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो तीसरे शिलालेख में सम्राट अशोक कहते हैं कि जितने भी धार्मिक अधिकारी हैं उनको आदेश दिया गया है, क्या लिखता हूं मैं, राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया है। क्या आदेश दिया गया है कि प्रति 5वें वर्ष राज्य यानी कि मगध साम्राज्य के प्रत्येक स्थान पर यात्रा करोगे। अर्थात जो बड़े बड़े अधिकारी थे, जिसमें राजुक है, अमात्य है, समझ में आ रही है बात, राजुक है, अमात्य है, युक्त है, इन सभी प्रादेशिक है, प्रत्येक स्थान पर यात्रा करेंगे और उस यात्रा से क्या होगा, वहां की व्यवस्था देखेंगे। यानी कि कहीं कोई समस्या तो नहीं आ रही है, कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये इस प्रकार से हमने देखे हैं, क्या देखे हैं। चलिए, 3 शिलालेख। अब हम बात करते हैं चौथे में क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स। चौथा शिलालेख हमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि धर्म आचरण की जगह भेरीनाथ द्वारा धर्म का उद्घोष। यानी ये कह रहा है कि ऐसा धर्म आचरण करो कि उससे लोग संतुष्ट रहें, प्रसन्न रहें और किसी प्रकार का भी युद्ध ना हो। तो धर्म आचरण के जरिए भेरीनाथ, यानी जिस प्रकार से युद्ध का नाद होता था, ऐसा भेरीनाथ जैसा क्या करे, धर्म घोष करे। ठीक है। अब इसके बाद में हम अगला देखते हैं कि 5वें में क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स, चर्चा करते हैं अपन। तो 5वें में लिखा है कि धम्म महामात्रों की जो नियुक्ति है उसके बारे में आदेश दिया गया है दोस्तों। धम्म महामात्रों की नियुक्ति कार्य। तो धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी दी गई है फ्रेंड्स। और क्या दिया गया है इसके अंतर्गत, बात करते हैं अपन। ठीक है, मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भी है इसमें, यानी समाज और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं छठा क्या कह रहा है। छठा कह रहा है आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। छठे में क्या दिया गया, आत्मनियंत्रण की शिक्षा। आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है कि किस प्रकार से स्वयं पर नियंत्रण रखें। साथ ही साथ इसमें यह कहा गया कि प्रजा जब भी चाहे अपनी इच्छा से राजा से मिल सकती है, उसे कोई रोकेगा नहीं। यानी प्रजा जब चाहे उसे राजा से मिलने की अनुमति है। तो 2 चीजें दी गई है आपके छठे में। उसके बाद में अपन 7वें की बात करते हैं कि 7वां क्या कह रहा है दोस्तों। 7वां कह रहा है कि भले ही अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया हो, पर वो कहता है कि सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाए। यानी वो धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है अपने 7वें शिलालेख में फ्रेंड्स। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और 8वें में क्या कह रहा है, कह रहा है सम्राट जितनी भी धर्म यात्राएं की उनका उल्लेख है। सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख। ठीक है, उसके बाद में
नवा क्या कह रहा है? नवा कह रहा है धम्म समारोह की चर्चा, कि जितने धम्म समारोह होते हैं या हो रहे हैं उनके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ इसमें एक चीज और दी गई है। क्या दी गई है? कि सच्ची भेंट क्या होती है मनुष्य द्वारा अगर किसी को दी जाती है, तो सच्ची भेंट है आपका शिष्टाचार। तो सच्ची भेंट व शिष्टाचार का उल्लेख। उसके बाद बात करते हैं 10वां क्या कह रहा है? इसमें आदेश दिया गया है। क्या आदेश दिया गया है? कि स्वयं राजा को व उच्च अधिकारियों को, सम्राट अशोक आदेश देता है कि राजा व उच्च अधिकारियों को हमेशा प्रजा के हित में सोचना चाहिए। तो राजा को व अधिकारियों को हमेशा प्रजा के हित में सोचना चाहिए। साथ ही साथ वो कह रहा है इसमें अपने आप की ख्याति व गौरव से कोई हासिल नहीं होता है। तो कहता है ख्याति और गौरव की निंदा करता है अशोक इस अभिलेख में। तो ख्याति व गौरव की निंदा की गई है इसमें। और साथ ही साथ धर्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। किस पर बल दिया गया है? धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में अपन देखते हैं 11वां क्या कह रहा है? 11वां कह रहा है धर्म नीति की व्याख्या की गई है 11वें में। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं 12वां शिलालेख क्या कह रहा है? 12वां शिलालेख कह रहा है सर्व धर्म संभाव की नीति होनी चाहिए। तो अशोक इसमें सर्व धर्म संभाव की बात करता है। साथ ही साथ क्या कह रहा है? कि स्त्री मात्र की चर्चा करता है, यानी ऊंचे पदों पर, धार्मिक पदों पर स्त्रियों की भी नियुक्ति की जा सकती है। और 13वां क्या कह रहा है? इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है दोस्तों। तो इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। साथ ही पड़ोसी राज्यों का वर्णन भी किया गया है कि हमारे पड़ोस में कौन कौन से राज्य हैं। साथ ही साथ अपराध करने वाली कुछ आठविक जातियों के बारे में भी इसमें बताया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं 14वां और अंतिम शिलालेख। इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अब बात करते हैं इन सबकी एक एक करके। दोबारा एक बार संक्षेप में समझ लेते हैं इनमें से कौन कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने बात की कि पशु बलि की निंदा की। तो अशोक कहता है कि पशु बलि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जबकि वैदिक काल में पहले पशु बलि की जाती थी। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि पशु बलि नहीं देना चाहिए। और क्या कह रहा है? कि प्रजा मेरी संतान है। अशोक कहता है कि पूरी प्रजा मेरी संतान और मैं पिता के समान हूं। अर्थात जैसे एक पिता को अपने संतान के भरण पोषण, उसकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए, उसी प्रकार से एक राजा को भी अपनी प्रजा और उसकी सुख सुविधाओं की चिंता होनी चाहिए दोस्तों। खैर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके मैं टिक कर रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। फिर कह रहा है पशु और मानवों की चिकित्सा करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल मानव की ही चिकित्सा करें हम, अगर पशुओं को भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, बीमार हो, चोट लग जाए तो उनकी भी चिकित्सा करनी चाहिए। और लोक कल्याण का कार्य करना चाहिए, एक राजा को, राज्य के अधिकारियों को, व्यक्ति विशेष को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर राजकीय अधिकारियों के आदेश दिया गया है। राजकीय अधिकारियों को क्या आदेश दिया गया है दोस्तों? कि प्रति 5 वर्ष, देखो मैं आपको बता देना चाहता हूं, धार्मिक अधिकारियों के रूप में राजुक की नियुक्ति की गई थी, युक्ति की नियुक्ति की गई थी। और प्रादेशिक वो होता था जो प्रदेश की सभी घटनाओं पर नजर रखता था। फ्रेंड्स, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि राज्यपाल की श्रेणी में उसे रखा गया था। तो उनको आदेश दिया गया कि प्रति 5वें वर्ष
प्रत्येक स्थान की यात्रा करेंगे, क्योंकि साम्राज्य मगध साम्राज्य बहुत बड़ा था और वहां देखेंगे कि सभी प्रकार की शांति और व्यवस्था विद्यमान है कि नहीं है। तो तीसरा भी मुख्य है। उसके बाद धर्म आचरण के जरिए भेरीनाद और धर्म घोष की चर्चा की गई है कि व्यक्ति को अब युद्ध नहीं करने हैं हमें, हम मगध साम्राज्य यानी सम्राट अशोक कहते हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे और ऐसा धर्म आचरण करेंगे कि लोग हमें युद्ध के बजाय धर्म घोष के नाम से जानते हैं। तो ये भी ठीक है, मुख्य है, पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी है। इसमें बताया गया है कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति जो की गई है, कैसे की गई है, क्यों की गई है, किस पद पर की गई है, वो बताया गया है। और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है कि किस प्रकार से जनता में उस समय वर्ण व्यवस्था फैली हुई है। तो इससे आप कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज की सामाजिक जानकारी भी इससे मिलती है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। फिर कह रहा है आत्मनियंत्रण की शिक्षा। ये कह रहा है कि मनुष्य को दूसरे पर नियंत्रण की जरूरत ही ना पड़े यदि मनुष्य अपने आप पर नियंत्रण रख ले। ठीक है, यानी कि वो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखे, अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित रखे, यानी अपनी जरूरतें कम रखे दोस्तों। हाँ, एक मूवी में डायलॉग भी है, क्या है कि मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे जमीन में दम है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये अशोक कह रहा है। फिर कह रहा है अशोक क्या कह रहा है, जिस प्रकार से आज हमें किसी बड़े अधिकारी मिनिस्टर से मिलना पड़ता है, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, काफी सारी चीजें होती हैं, उसी प्रकार से क्या कह रहे हैं कि प्रजा जब चाहे राजा से मिल सकती है, उसे अनुमति है, उसे कोई अधिकारी कोई भी किसी भी प्रकार का अमात्य उसे रोकेगा नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अगर राजा को कोई परेशानी और जनता को कोई परेशानी है, प्रजा को कोई परेशानी है, और अगर वो डायरेक्ट सीधे राजा के पास चली जाएगी तो उसकी समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा दोस्तों। तो इट्स ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए उसके बाद बढ़ते आगे। ये धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है 7वें अभिलेख में, यानी ये कहता है कि चाहे अशोक ने जैसे भाब्रू शिलालेख से, इसके अलावा भाब्रू शिलालेख जयपुर बैराठ में मिला है दोस्तों, इसके अलावा हम बात कर सकते हैं दीपवंश और महावंश जो बौद्ध ग्रंथ है, सिंगली ग्रंथ है ये, इनसे पता लगता है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। लेकिन ये धार्मिक रूप से सहिष्णु था, यानी ये कहता है कि जैन हो, बौद्ध हो, आजीवक हो या वैष्णव हो, शैव हो, शाक्त हो, सभी प्रकार के धर्मों के प्रति बराबर और सहिष्णुता की नीति अपनानी चाहिए दोस्तों। तो इट्स ए गुड थिंग, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। फिर इसने लिखा है कि सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख, यानी वो ये बताना चाह रहा है कि सम्राट ने कहाँ कहाँ किए। जैसे 10वें वर्ष हमने बात की कि उन्होंने बौद्ध गया की यात्रा की, जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद में हमने बात की कि 20वें वर्ष उन्होंने रुम्मिनदेही यानी लुम्बिनी की यात्रा की, नेपाल की यात्रा की, और हम जानते हैं कि नेपाल में उन्होंने एक शहर भी बसाया था जिसे ललित पाटन के नाम से जान जाते हैं। ठीक है, तो ये कहता है कि वहाँ पर मैंने यात्राएं की हैं। तो ये है, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर धम्म समारोह की चर्चा की गई है। क्या कहता है कि कौन कौन से समारोह किए जाते हैं, कौन कौन किए जाने चाहिए और कौन से हुए हैं। उसके अतिरिक्त सच्ची भेंट शिष्टाचार का उल्लेख किया इन्होंने कि मनुष्य की सच्ची भेंट क्या है, उसका द्वारा किया गया आचरण ही उसकी बहुत अच्छी भेंट है। तो ये आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। अगर ये चीज़ अपन अपना लेते हैं तो जीवन में हमें कभी भी किसी प्रकार की निंदा का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही लोग हमसे परेशान होंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है राजा और उच्च अधिकारी को सदैव प्रजा हित में सोचना चाहिए। ये कह रहा है कि चाहे राजा हो चाहे उच्च अधिकारी को, उन्हें प्रजा के हित में ही सोचना चाहिए। और ये सत्य भी है, जैसे आज मंत्री और अधिकारी प्रजा के हित में सोचते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से ये कह रहा है कि राजा को निरंकुश नहीं होना चाहिए। जबकि मैं आपको कह दूं कि मौर्य साम्राज्य जो था वो केंद्रीयकरण पर आधारित था, निरंकुश था, लेकिन निरंकुश होते हुए भी कल्याणकारी था। चलिए फिर एक ख्याति गौरव की निंदा। ये कहता है कि मनुष्य को अपने ख्याति या गौरव की निंदा नहीं करनी चाहिए, यानी कि नेम और फेम के पीछे नहीं भागना चाहिए, उसे सिर्फ काम करना चाहिए दोस्तों। तो बहुत अच्छी बात कही है अशोक ने। और धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया इन्होंने कि धम्म में जो लिखा हुआ है, धम्म का मतलब मैंने कल भी बात की थी कि धम्म का मतलब धर्म से नहीं है, धम्म का मतलब है जो नैतिक उच्च आदर्श के जो कार्य करने चाहिए, जैसे गुरुजनों का, अपने माता पिता बुजुर्गों का सम्मान करें, मिथ्या भाषण नहीं करें, किसी पर हिंसा नहीं करें, तो ये धम्म है। तो इस पर बल दिया है। तो धम्म नीति की व्याख्या की गई है फिर आगे कि धम्म क्या है, वो सारा इसके अंतर्गत बताया है अशोक ने। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अशोक कहता है सर्वधर्म संभाव, यानी सभी धर्मों के प्रति समान भाव होना चाहिए। और स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है। ये आप देखें तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात की गई है दोस्तों। महिलाओं के उत्थान के लिए बताया गया है कि महिलाओं को भी धार्मिक महामात्र के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। तो इस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इससे पता लगता है कि मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति ठीक थी। फिर कलिंग युग का वर्णन, यानी कि
अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व ने अशोक ने जो कलिंग पर आक्रमण किया था उसके बारे में यहां बताया गया है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा बताया गया है कि पड़ोसी राज्य कौन कौन से, उनकी स्थिति क्या है। तो इतने जितने भी देखे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट 13वां। तो प्रश्न ये आ जाता है कि कलिंग युद्ध की जानकारी अशोक के कौन से शिलालेख से मिलती है दोस्तों? तो अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। कहता है जनता को धार्मिक आचरण करते हुए जीवन जीना चाहिए। तो धार्मिक आचरण का मतलब है सत्कर्म करना चाहिए मनुष्य को। ठीक है, तो ये भी ठीक ठाक है, पर 13वां ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने बात कर दी अशोक के 14 शिलालेखों की। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो आपका धौली और जौगढ़ से जो शिलालेख मिले, धौली और जौगढ़ दोनों जगह कहां पर है? वर्तमान ओडिशा में है, और ओडिशा को ही उस समय कलिंग कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, तो 11, 12 और 13 शिलालेख जो हैं यहां पर जो देखे वो आपके धौली और जौगढ़ यानी कि जो कलिंग यानी उड़ीसा में मिले, उनमें वहां पर अलग वर्णन किया गया है। वहां के जो प्रादेशिक हैं या अधिकारी हैं उनको ये आदेश दिया गया है कि यहाँ की प्रजा के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना है जैसे अन्य क्षेत्र के प्रति करना है, क्योंकि यहाँ की क्षेत्र को हमने बाद में जीता है, तो ऐसा नहीं है कि ये अलग हो गए। तो वहां पर उन्होंने इस प्रकार का आचरण करने की कोशिश की है कि जिस प्रकार से वहां कलिंग युद्ध में नरसंहार हुआ है, लोगों को जन और धन की जो हानि हुई है उसका पश्चाताप कर सके दोस्तों। खैर, तो अब हम बात करते हैं अशोक के स्तंभ लेखों की। उसके बाद बात करेंगे अशोक के लघु शिलालेखों में हम बात करेंगे कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया है, किस प्रकार से है। तो बात करते हैं अशोक के स्तंभ लेखों की। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अशोक के स्तंभ लेख, तो देखिए स्तंभ कैसे बने हुए मिले हैं, पहले तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं। देखिए दोस्तों, अधिकतर विद्वान ये कहते हैं कि अशोक के स्तंभ जो हैं वो ईरानी डेरियस के स्तंभों से प्रभावित है। बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, लेकिन बड़ी बात क्या है, ईरान और हमारे वाले में अंतर क्या है वो बता देता हूं। सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि जो ईरान के स्तंभ लेख हैं, कहाँ के? ईरान के स्तंभ लेख हैं, वो अलग पत्थरों से, अलग अलग पत्थरों से मिले हैं, जबकि अशोक के स्तंभ लेख एकाश्म पत्थर से मिले बने हैं। एकाश्म पत्थर का मतलब है एक ही प्रकार के पत्थर से मिले हैं, और आपके मिर्जापुर के बलुआ पत्थरों से निर्मित है जिनका कलर लगभग लाल जैसा है। ठीक है, तो पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि जो ईरान से स्तंभ लेख मिले हैं वो नालीदार है, सुराहीदार है, जबकि यहाँ के जो स्तंभ लेख हैं भारत के अशोक के वो सपाट है। इसके अलावा जो ईरान से स्तंभ लेख मिले हैं वो ऊपर से संकरे और नीचे से चौड़े मिले हैं, कुछ इस प्रकार से, जबकि भारतीय जो शिलालेख मिले हैं, स्तंभ लेख मिले हैं, वो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक ही जैसी साइज के मिले हैं दोस्तों। तो ये महत्वपूर्ण अंतर हो गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये देखने में कैसे हैं। तो ज्यादातर स्तंभ लेखों का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो है अवांगमुखी कमल। इस पत्थर पर उल्टा कमल बनाया हुआ है दोस्तों। इस उल्टे कमल को कहा जाता है अवांगमुखी कमल। फिर इस अवांगमुखी कमल के ऊपर दोस्तों एक चौकी पत्थर की ऐसे रखी हुई है दोस्तों, जिसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। जैसे अगर मैं यहां की बात करूं तो ये इस प्रकार से अशोक चक्र हो गया, और नीचे सत्यमेव जयते, और यहां पर किसी प्रकार के जानवरों का चित्र मिल गया दोस्तों। ठीक है, तो ये, और फिर सबसे ऊपर कोई ना कोई पशु अंकित किया गया है फ्रेंड्स। क्या अंकित किया गया है? कोई ना कोई पशु किया गया है। जैसे यहाँ पर या तो सिंह बैठा दिया या मोर बैठा दिया, तो इस प्रकार से कहीं बैल देखने को मिला है, तो यहाँ किसी ना किसी पशु का अंकन देखने को मिला है दोस्तों। तो अलग अलग पशुओं का अंकन यहाँ देखने को मिलता है फ्रेंड्स। कहीं हाथी देखने को मिला है, कहीं सिंह देखने को मिलता है, कहीं बैल देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अशोक के, जैसे अगर हम बात कर ले यहाँ पर, तो आपको मैं बता दूं, जैसे सारनाथ में यहाँ पर इसके ऊपर दोस्तों, उस डायग्राम तो बहुत अच्छा बनाना नहीं आता है, पर मैं बता दूं कि यहाँ पर 4 सिंह बनाए गए हैं। ठीक है, 4 सिंह। तो ये अशोक के स्तंभ लेखों की डिजाइन को मैंने समझाने का प्रयास किया फ्रेंड्स। अब कौन कौन से स्तंभ लेख है, कहां कहां से मिले हैं, तो मैं बात कर लेता हूं। तो वृहत
स्तंभ लेखों की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो वृहत स्तंभ लेख मिले हैं 7। कितने मिले? 7 मिले, जो कि 6 स्थानों से मिले। ठीक है, तो बात करते हैं कि 6 कौन कौन से स्थान है जहां से मिले हैं। ठीक है, वन बाय वन एक एक करके अपन बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं दिल्ली टोपरा। इसे दिल्ली टोपरा क्यों कहते हैं? पहली बात तो ये दोस्तों कहां से मिला था, कहां लिखा था अशोक ने? टोपरा से लिखा था। और टोपरा कहां है? वर्तमान हरियाणा के अंबाला में है दोस्तों। तो अंबाला हरियाणा से मिला था, ठीक है, टोपरा। लेकिन फिरोज तुगलक ने, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने इसे टोपरा से कहां? दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया। तो टोपरा से कहां लगा दिया? दिल्ली में लगा दिया दोस्तों। और ये वाला जो स्तंभ लेख है कौन सा अपना? ये दिल्ली टोपरा, जिसके नाम से आप जाने जाते हैं, केवल यही एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है, एकमात्र स्तंभ लेख, ऐसा स्तंभ लेख जिस पर 7 लेख लिखे हुए हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि शेष जितने भी स्तंभ लेख हैं, शेष पर 6 लेख ही उत्कीर्ण हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। चलिए, तो ये तो हो गया एक। अब हम बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरा मैं आपको बता दूं कौन सा है? दिल्ली मेरठ। ये दो जो नाम दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। इसे दिल्ली मेरठ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भी कहां था? पहले मेरठ में था, और मेरठ वर्तमान में कहां? देश में है। और इसे भी सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों इसे मेरठ से दिल्ली में स्थानांतरित करवा दिया फ्रेंड्स। ठीक है, मेरठ से दिल्ली में। तो हमने देखा कि 2 स्तंभ लेख ऐसे हैं जिनको फिरोज शाह तुगलक अलग अलग स्थानों से कहां पर लेकर आ जाता है? दिल्ली लेकर आ जाता है। फिर है लोरिया अर्राज। लोरिया अर्राज चंपारण बिहार से मिला है दोस्तों। जहां था वहीं है। ठीक है, उसके बाद में लोरिया नंदनगढ़। कौन सा? लोरिया नंदनगढ़। और लोरिया नंदनगढ़ भी कहां से मिला है? चंपारण बिहार से मिला है फ्रेंड्स। ठीक है, फिर बात करते हैं पांचवा मिला है रामपुरवा से। कहां से मिला है? रामपुरवा से मिला। और रामपुरवा भी कहां है? चंपारण बिहार में है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये 3 अभिलेख ऐसे हैं जो कि बिहार से मिले हैं दोस्तों। 3 स्तंभ लेख कहां से मिल गए? बिहार से मिल गए। उसके बाद हम बात करते हैं छठे की। जो छठा स्थान कौन सा है फ्रेंड्स? वो है प्रयाग। तो प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग को अपन कौशाम्बी भी बोलते हैं। प्रयाग को कौशाम्बी नहीं बोलते हैं, मैं समझा देता हूं फ्रेंड्स आपको। देखिए, तो प्रयाग या कौशाम्बी स्तंभ लेख। देखिए, तो प्रयाग कहां है आज? इसको आप इलाहाबाद में शिफ्ट करवाया था अकबर ने। ठीक है, इलाहाबाद मतलब प्रयाग।
तो जो प्रयाग या कौशाम्बी स्तंभ लेख है फ्रेंड्स, वो कहां पर था? वो कौशाम्बी में था दोस्तों। वो कहां पर था? कौशाम्बी में था। लेकिन बादशाह अकबर ने इसे कौशाम्बी से इलाहाबाद अर्थात प्रयाग में स्थानांतरित करवाया था दोस्तों। और ये जो प्रयाग वाला या कौशाम्बी वाला अभिलेख, स्तंभ लेख जिसे कहते हैं, जिसमें अशोक की रानी कारुवाकी के नाम का भी उल्लेख है दोस्तों। तो अशोक की एकमात्र रानी जिसका अभिलेखों में उल्लेख है, ठीक है, वो कारुवाकी है दोस्तों। इसलिए इसे कारुवाकी का लेख भी कहते हैं, ठीक है, या रानी का लेख भी कहा जाता है। और इसी अभिलेख में एकमात्र पुत्र का भी उल्लेख किया गया है। अनेक पुत्र थे दोस्तों, जैसे कुणाल भी था, लेकिन यहां पर महेंद्र भी था, लेकिन यहां पर ना कुणाल ना महेंद्र का उल्लेख है, केवल तीवर का उल्लेख है। तो अभिलेखों में एक पुत्र का उल्लेख है जिसका नाम तीवर है, और एक ही रानी का उल्लेख है जिसका नाम क्या है? कारुवाकी है। तो इसे कारुवाकी या रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो 7 अभिलेख मिल गए, 6 स्थानों से मिल गए। तो हम बात कर चुके हैं इनमें से। दोबारा मैं एक बार संक्षेप में बात कर लूं आपसे, तो वृहत स्तंभ लेख 7 मिले हैं जो कि 6 स्थानों से मिले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें दिल्ली टोपरा वाला है, क्योंकि पहले ये टोपला अंबाला हरियाणा में था, पर फिरोज तुगलक इसे दिल्ली लगवा दिया। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी स्तंभ लेख हैं बाकी 6 जगहों से जो मिले हैं, इसके अलावा जो इससे ही 6 स्थानों पर मिले हैं, तो इसमें ही केवल 7 आज्ञाओं का वर्णन है, 7 लेख लिखे हुए हैं। बाकी शेष जितने भी मिले उनमें 6 ही हैं दोस्तों, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं? तो दिल्ली मेरठ है। तो मेरठ और टोपरा 2 जगहों से तो फिरोज तुगलक दिल्ली ले आया, ठीक है। इसके अलावा 3 एक ही स्थान से मिले, यानी एक ही राज्य से मिले वर्तमान, लोरिया अर्राज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा चंपारण बिहार से मिले हैं। और आखिरी है कौशाम्बी, जो कि कहां से मिला है? वर्तमान में प्रयाग इलाहाबाद से मिला है, जिसे अकबर ने शिफ्ट करवाया था। बाद में इसी पर दोस्तों आपके समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति लिखी हुई है, जो हरिशेन ने लिखी थी, और इस पर अकबर का लेख भी है, इस पर बीरबल का लेख भी है, इस पर जहांगीर का लेख भी है दोस्तों, ठीक है। तो ये प्रमुख अशोक के स्तंभ लेख या शिलालेख थे फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं अशोक के गुहा लेखों की। तो गुहा लेख का शाब्दिक अर्थ होता है गुफा में। गुफा में लिखे गए लेख क्या कहलाते हैं? गुफा या गुहा लेख कहलाते हैं फ्रेंड्स। तो कहां कहां से मिली है अशोक के समय से प्रमुख गुफाएं? तो मैं बात कर लूं उनको, ठीक है। ये मिली है दोस्तों, कहां से मिली है? बिहार की बराबर की पहाड़ियों से मिली है। तो गुहा लेख जो अशोक के समय के मिले हैं वो बराबर की पहाड़ियां बिहार से प्राप्त हुए हैं। और इनमें उन प्रमुख जो गुफाओं के नाम हैं वो हैं विश्व झोपड़ी, क्या नाम है? विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपड़, सुदामा आदि। तो ये प्रमुख गुफाओं के नाम है दोस्तों, जिनमें अशोक के गुहालेख मिले हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं अशोक के अभिलेखों की भाषा की दोस्तों, जिसे हम क्या बोल देते हैं? लिपि। तो देखो 3 लिपियां अशोक के अभिलेखों में देखने को मिलती है फ्रेंड्स मुख्यतः। कितनी लिपियां? 3, 1, 2 और 3। सबसे ज्यादा जिस लिपि में लेख मिले हैं वो ब्राह्मली लिपि है दोस्तों। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं हिंदी की तरह लिखी जाती थी। तो बाएं से दाईं ओर, ठीक है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं दूसरे जो लेख मिले हैं अधिकतर वो मिले हैं फिर खरोष्टी लिपि में। खरोष्टी लिपि के लेख दाएं से बाएं ओर लिखे गए। और तीसरा जो मिला है वो है अरेमाइक लिपि। ये आपके ईरानी लिपि से विकसित हुई। तो क्वेश्चन आता है
कि अशोक के सर्वाधिक अभिलेख या शिलालेख किस लिपि में मिले हैं? तो अशोक के सर्वाधिक लेख दोस्तों किस में मिले हैं? ब्राह्मी लिपि में मिले। तो अगर एक ही लिपि एग्जाम में उत्तर देनी पड़े कि सबसे ज्यादा लेख किस लिपि में मिले हैं, तो किस में मिले हैं फ्रेंड्स? आपके ब्राह्मी में मिले। अब हम बात कर लें कि कहां मिले हैं अरामाइक। अरामाइक कब मिले हैं? तक्षशिला और लमघान में मिले हैं दोस्तों। अरामाइक लेख कहां मिले हैं? मुख्य रूप से तक्षशिला और लमघान, और ये दोनों ही फ्रेंड्स आज भारत में नहीं है। ठीक है, तो यहां से मिले हैं मुख्य रूप से। कौन से मिले हैं? अरामाइक लिपि के लेख। फिर अगर हम बात करें द्विभाषीय लेख कहां से मिले हैं, तो शर-ए-कुना एक स्थान है दोस्तों, शर-ए-कुना। तो शर-ए-कुना से जो लेख मिले हैं वो यूनानी एवं अरामाइक लिपि में मिले हैं दोस्तों। शर-ए-कुना वर्तमान में कहां पर है, ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। तो ये वर्तमान में आपके अफगानिस्तान में है, कंधार में है। चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं कि खरोष्टी लिपि के अधिकतर लेख कहां से मिले हैं दोस्तों? कौन सी लिपि के? खरोष्टी लिपि के। ठीक है, तो जितने भी अभिलेख बाहर मिले हैं उनमें अधिकतर मुख्य रूप से मैं अगर आप नाम ले लूं तो शाहबाजगढ़ा, गढ़ी और मानसेहरा। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा से जो अभिलेख मिले हैं वो मिले हैं खरोष्टी लिपि में। शेष जितने भी अभिलेख हैं वो किस में मिले हैं? ब्राह्मी लिपि में दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा एक स्थान है, कौन सा? एरगुडी। महत्वपूर्ण है क्वेश्चन दोस्तों ये। कौन सा? एरगुडी। एरगुडी वर्तमान में कहां से मिला है? आंध्र से मिला है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है, यहां से फ्रेंड्स कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश से मिला है। इसकी विशेषता यह है कि यहां से ब्राह्मी एवं खरोष्टी दोनों लिपि में लेख मिले हैं दोस्तों। तो ये बात हो गई है अशोक के अभिलेखों की। तो एक बार इनको मैं शॉर्ट में आपको दोबारा समझा दूं। ठीक है, ये हो गई थी गुहालेख। फिर लिपि की बात करते तो लिपि में सर्वाधिक 3 लिपियां मिली है अशोक की। कौन कौन सी मिल गई आपकी? देखो अगर हम बात करें, चर्चा करें सबसे पहले, तो सबसे ज्यादा जो लेख मिले हैं वो किसमें मिले? ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी, भारतीय मूल की लिपि हम इसे ही कह सकते हैं। फिर खरोष्टी लिपि है, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये लेख कहां मिले हैं? शाहबाजगढ़ी और मानसेरा से मिले हैं दोस्तों। अरामाइक लिपि जो ईरानी लिपि से ही विकसित हुई है। ठीक है, तो इसके लेख कहां कहां से मिले? तक्षशिला और लमघान से मिले। लमघान को दोस्तों लंपक भी कहते हैं। लमघान को क्या कहते हैं? लंपक भी कहा जाता है। फिर शर-ए-कुना एक ऐसा स्थान मिला है जहां से यूनानी और अरामाइक लिपि में लेख मिला है, द्विभाषीय लेख मिला है दोस्तों। और एरगुडी कुर्नूल आंध्र प्रदेश में है जहां से ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपि में लेख मिले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो फिर आप अलग अलग समझ चुके हैं, लेकिन सर्वाधिक लेख पूछा जाए तो किसमें है? ब्राह्मी लिपि में है। तो ये हमने बात की इनके लेखों की। अब हम बात करते हैं, क्या अशोक का नाम लेखों में अशोक है? नहीं दोस्तों। तो अशोक का नाम उसके अभिलेखों में मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है? देवनाम प्रिय। इस उपाधि का सर्वप्रथम प्रयोग दुनिया में ईरान के या फारस के शासक डेरियस ने किया था। तो देवनाम प्रिय का प्रयोग अशोक ने अपने नाम से किया है। इसके अलावा अशोक का नाम मिलता है प्रियदर्शी। ठीक है, अशोक का नाम क्या मिलता है? देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी। इसके अलावा पुराणों में इसका नाम कई जगह क्या मिला है? अशोक वर्धन। अब बात करते हैं कि अशोक का नाम अशोक किन अभिलेखों में मिला है, किन में उसका नाम देखने को मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, नेटूर, उदयगोलम, उदयगोलम या उदयगोलम, गुर्जरा,
मास की, इन अभिलेखों में अशोक का नाम आपको क्या देखने को मिलेगा। अब ये कहां कहां से मिले हैं तो इनकी चर्चा मैं थोड़ी थोड़ी सी आपसे कर लेता हूं फ्रेंड्स, ठीक है। तो गुर्जरा मध्य प्रदेश में है, गुर्जरा कहां से मिला है, मध्य प्रदेश के अलावा मास्की, नेटुर और उदयगोलम, कौन कौन सा, मास्की, नेटुर और उदयगोलम तीनों के तीनों एक ही स्थान से मिले और वो है कर्नाटक से। तो ये तीन कर्नाटक से मिले, नेटुर, उदयगोलम की, और गुर्जरा मिला है मध्य प्रदेश से दोस्तों, ठीक है। और इन चार जगहों पर अशोक का नाम क्या मिलता है, इन चारों जगहों पर अशोक का नाम अशोक मिलता है दोस्तों, ठीक है। इन चारों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, बाकी किसी में भी अशोक का नाम अशोक नहीं मिलता है फ्रेंड्स, तो ये महत्वपूर्ण। उसके अलावा अगर महत्वपूर्ण अभिलेख शिलालेखों में एक और छोटा देख लें तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो है भाबरू। भाबरू शिलालेख से क्या जानकारी मिलती है, बात करते हैं। तो भाबरू शिलालेख कहां से मिला है, पहला क्वेश्चन तो ये मिल गया, तो बैराठ जयपुर से मिला है दोस्तों, ठीक है। और इसमें अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने की जानकारी है। इस पर लिखा है बुद्धम शरणम गच्छामि, साथ ही साथ पशुवध की निंदा की गई है दोस्तों, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। भाबरू शिलालेख, बैराठ जयपुर। तो अशोक का नाम देवनाम प्रिय मिला है अभिलेखों में और प्रियदर्शी मिला है दोस्तों। देवनाम प्रिय की उपाधि का पहली बार प्रयोग ईरान के शासक डेरियस फर्स्ट ने किया था दोस्तों, तो ये नाम इसके किसमें मिले हैं, अभिलेखों में मिले हैं। फिर पुराणों में अशोक का नाम क्या मिला है, अशोक वर्धन मिला है। और अशोक का नाम अशोक कहां कहां मिला है, नेटूर, उदयगोलम, गुर्जरा और मास्की नामक लघु शिलालेखों में मिला है दोस्तों। तो नेटूर में जो मिला है वो नेटूर कर्नाटका में है, उदयगोलम कर्नाटका में है, मास्की भी कर्नाटका में और गुर्जरा मध्य प्रदेश में है दोस्तों वर्तमान में। तो ये अशोक के नामों की हमने चर्चा कर ली है दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद में अशोक के अभिलेखों में कौन कौन से पशुओं का अंकन हुआ है, ऐसा क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स, तो बात कर लेते हैं अपन। देखो, तो मुख्य रूप से अशोक के अभिलेखों में किन पशुओं का अंकन हुआ है, बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो इजी है इनको याद करना, क्योंकि हम जानते हैं कि सम्राट अशोक ने क्या कर लिया था, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो बौद्ध धर्म से जो रिलेटेड पशु हैं वही आपको देखने के मिलेंगे, जैसे हाथी। क्यों, क्योंकि हाथी भगवान बुद्ध के यानी महात्मा बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए याद करने में तकलीफ नहीं होगी आपको। आप बौद्ध धर्म के प्रतीक याद कर लेना कि बौद्ध धर्म के प्रतीकों में कौन कौन से पशुओं का अंकन हुआ है। तो हम जानते हैं तो हाथी का अंकन है, क्योंकि हाथी क्या है, भगवान बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। फिर हमने बात की थी वृषभ की, बैल की, जो महात्मा बुद्ध के यौवन जवान होने का प्रतीक है फ्रेंड्स। फिर हमने बात की थी, किसकी बात कर ली थी, अश्व की यानी घोड़े की, जो कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। और फिर अंत में बात की थी अपन ने दोस्तों सिंह की, शेर की, जो महात्मा बुद्ध के यश, कीर्ति और उनकी प्रसिद्धि का प्रतीक है। तो ये चार ही पशु हैं जिनका जिक्र बौद्ध धर्म में किया गया है मुख्य रूप से। तो इन चार पशुओं का अंकन किया गया है, कहां किया गया है फ्रेंड्स, अशोक के स्तंभ लेखों में। तो प्रश्न आ जाता है कई बार कि कौन कौन से का प्रयोग कहां कहां किया गया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट वन एंड ओनली सारनाथ। हम जानते हैं कि सारनाथ भारत के जो अशोक स्तंभ है या जो प्रतीक चिन्ह है वो सारनाथ में है। तो यहां मुख्य रूप से किस पशु का अंकन है, ऊपर ही ऊपर चार सिंह है दोस्तों। चार सिंह चारों दिशा में मुख करके एक दूसरे से पीठ सटाकर बैठे हैं दोस्तों, ठीक है। तो चार सिंह। उसके अलावा हम बात करते हैं चार सिंहों के साथ साथ जो ऊपर चौकी बनी हुई है उस पर हाथी भी है दोस्तों, बैल भी है और अश्व भी है। तो क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा स्तंभ है जहां से चारों पशुओं का अंकन हुआ है, जो सम्राट अशोक के अभिलेखों में कहीं भी हुआ है, तो वो एकमात्र तो चार सिंह है मुख्य रूप से। लेकिन उस चौकी पर वृषभ है यानी बैल, अश्व है यानी घोड़ा और हाथी भी है दोस्तों।
इसके अलावा इस पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और अशोक चक्र भी है। चलिए उसके बाद में हम दूसरा स्थान देखते हैं फ्रेंड्स कि प्रमुख कौन सा है, और दूसरा वो है आपका सांची। सांची से भी, सांची जो स्तंभ लेख है यहां पर भी दोस्तों 4 सिंह है, लेकिन अशोक स्तंभ जो लिया गया है वो सारनाथ से लिया गया है हमारा। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं वैशाली से और लोरिया नंदनगढ़ से। वैशाली और लोरिया नंदनगढ़ 2 ऐसे स्थान हैं आपको बता देना चाहता हूं, ये वैशाली और लोरिया नंदनगढ़ दोनों ही बिहार में है दोस्तों, और यहां से सबसे ऊपर क्या मिला है, एक सिंह मिला है दोस्तों। एक शेर का चित्र आपको, एक शेर की मूर्ति आपको वहां पर देखने को मिलेगी। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो रामपुरवा स्तंभ लेख है, रामपुरवा भी बिहार में है। यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, यहां से आपको एक बैल, सबसे ऊपर स्थान पर क्या बैठा है, एक बैल की मूर्ति बना रखी है दोस्तों। उसके अलावा हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसमें एक और मुख्य बच जाता है और वो है संकीसा स्तंभ लेख। और संकीसा स्तंभ लेख से क्या मिला है दोस्तों, एक हाथी मिला है बैठा हुआ सबसे ऊपर। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है कई बार कि अशोक के स्तंभ लेखों में सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर यानी अवांगमुखी कमल के ऊपर जो चौकी है उस पर कौन सा पशु हाथी बैठा हुआ है, ऐसा कौन सा स्तंभ मिला है, तो वो संकीसा है दोस्तों, संकीसा से मिला है। ठीक है, एक बैल बैठा हुआ मिला है, अगर ये पूछ लेता तो कहां से मिला, रामपुरवा से मिला है। और अगर एक सिंह पूछ ले तो 2 स्थानों से मिला है, लोरिया नंदनगढ़ और वैशाली से। क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि 4 सिंह एक दूसरे से पीठ सटा के चारों दिशाओं में मुख करके बैठे हैं, सारनाथ ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करना है अपने को, तो सांची करना है दोस्तों। सारनाथ और सांची दोनों हैं, तो दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा, तो वहां सारनाथ को चुनना पड़ेगा। और अगर कूट दे रखा है ए और बी, ए और डी, तो वहां पर हमें वो कूट देखना पड़ेगा जिसमें सारनाथ और सांची दोनों हो दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने मुख्य तथ्यों के साथ अशोक के अभिलेख, शिलालेख, गुहालेखों की चर्चा की है दोस्तों। और अंत में आपको छोटी सी बात कह दूं मैं कि अशोक आपके मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, ऐसा अगर प्रश्न आ जाए, हालांकि आने की संभावना कम होती है, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, अंतिम शासक था बृहद्रथ। इस बृहद्रथ की हत्या इसी के एक मंत्री या गवर्नर ने कर दी थी, जिसका नाम था दोस्तों पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने अशोक के बाद के, या यूं कहें मौर्य सम्राट, अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या की लगभग 185 या 184 ईसा पूर्व में। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन में हो तो 184 करेंगे हम। और पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दी, जो हम अब शुंग, कण्व, सातवाहन, कुषाण आदि छोटे छोटे राजवंशों की बात हम मौर्योत्तर काल में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक मैं आपसे इजाजत लेता हूं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।